आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस के क्रिटिकल थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिटिकल थ्योरी को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल रिलेशंस की जो मेन स्ट्रीम थ्योरी होती है, जैसे लिबरलिज्म, रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, इसे क्रिटिसाइज करता है और चैलेंज करता है। इस तरह क्रिटिकल पर्सपेक्टिव का पूरा आइडिया ये कहता है कि कोई भी थ्योरी किसी पर्पस के लिए बनाई जाती है, और ये जो पर्पस होता है वो वर्ल्ड में या तो स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है, या तो कोई नॉर्म्स, वैल्यू, एजम्पशन को अपने फेवर में स्टैब्लिश करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम न्यू लिबरलिज्म की बात करें तो न्यू लिबरलिज्म की जो पॉलिसी होती है वो फ्री मार्केट, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती है, और ये जो पूरा आइडिया है वो डायरेक्टली उन कंट्री को फेवर कर रहा होता है जो ऑलरेडी कैपिटलिस्ट कंट्री होती हैं या जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं। और इस तरह क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन मेन स्ट्रीम थ्योरी को क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव का मानना है कि जो वर्ल्ड में इनइक्वालिटीज़ हैं या जो प्रॉब्लम है या जो एसिमेट्रिसिटी है या एक्सप्लॉइटेशन है, उसको मेन स्ट्रीम थ्योरीज होती हैं वो टोटली इग्नोर कर देती हैं। इसलिए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉइटेशन, ये सबको हाईलाइट करता है। और इस तरह अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो हमें कई थ्योरी देखने को मिलती है जो वर्ल्ड को क्रिटिकली एनालाइज करती है, जैसे कि मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ये सारी थ्योरी में हमें टोटल क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। इससे पहले मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि मार्क्सिस्ट अप्रोच में हमें 2 डिफरेंट थ्योरीज देखने को मिलती है, मार्क्सिस्ट थ्योरी और क्रिटिकल थ्योरी। मार्क्सिस्ट अप्रोच में हमें क्रिटिकल थ्योरी का आइडिया इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इसका पूरा आइडिया इन्फ्लुएंस्ड है कांट, हीगल, मार्क्स जैसे स्कॉलर के आइडिया से। बस अंतर इतना होता है कि मार्क्सिज्म में हमने देखा कि मार्क्सिज्म का जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो इकोनॉमिक एनालिसिस करना होता है, जिसमें कैपिटलिज्म को एक्सपोज करते हुए कैपिटलिज्म को एक्सप्लॉइटेशन का टूल माना जाता है। वहीं क्रिटिकल थ्योरी की बात की जाए तो क्रिटिकल थ्योरी आइडियोलॉजिकल और कल्चरल एक्सप्लॉइटेशन पर फोकस करता है और वर्ल्ड का क्रिटिकल एनालिसिस प्रोवाइड करता है, जिसका पूरा आइडिया ग्राम्सी और फ्रैंकफर्ट स्कूल के वर्क से इन्फ्लुएंस होता है। अब हम शॉर्ट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह क्रिटिकल थ्योरी मार्क्सिज्म से डिफरेंट इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। जैसा कि हम जानते हैं, मार्क्सिज्म का फोकस इकोनॉमिक बेस ऑफ द सोसाइटी को एनालाइज करना होता है, लेकिन जब हम क्रिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ एनालिसिस का पूरा एरिया कल्चर, ब्यूरोक्रेसी, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, रीजन और नॉलेज पर बेस्ड होता है। मतलब क्रिटिकल थ्योरी आइडियोलॉजिकल सुपरस्ट्रक्चर का एनालिसिस करने की कोशिश करता है, जहाँ मीडिया के रोल पर फोकस किया जाता है। इसलिए क्रिटिकल थ्योरी जनरली मीडिया को कल्चरल इंडस्ट्री के टर्म में भी डिफाइन करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जहाँ मार्क्स का पूरा एनालिसिस सोसाइटी के बेस पर बेस्ड था, जबकि क्रिटिकल थ्योरी का पूरा आइडिया सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर के एनालिसिस पर फोकस्ड था। वैसे मैंने बेस और सुपर स्ट्रक्चर का आइडिया अपने वीडियो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप इसे देखने के लिए आई बटन पर भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम क्रिटिकल थ्योरी को इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका एमर्जेंस होता है, वो कौन कौन सी आइडियाज़ हैं जो क्रिटिकल थ्योरी को इम्पैक्ट करते हैं, और हम ब्रीफ में ग्राम्सी के हेजेमनी के आइडिया को भी समझेंगे, क्योंकि क्रिटिकल थ्योरी का जो आइडिया है वो ग्राम्सी के हेजेमनी के आइडिया से इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम ग्राम्सी के आइडिया को देखें तो ग्राम्सी कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो न केवल अनइक्वल इकोनॉमिक रिलेशनशिप से चल रहा है, बल्कि सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट क्लास का आइडिया है या जो इंटेलेक्चुअल डोमिनेशन है कैपिटलिस्ट क्लास का, वो इस पूरे सिस्टम को होल्ड करता है। और इसी इंटेलेक्चुअल डोमिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आइडियाज़, नॉलेज, कल्चर, ये सारी चीज़ों को ग्राम्सी हेजेमनी के टर्म में
डिफाइन करते हुए कहते हैं कि ये सोसाइटी में एक कॉमन सेंस क्रिएट करता है कॉमन पीपल के बीच में। और जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ग्रामसी का पूरा आइडिया इन्फ्लुएंस करता है वर्ल्ड हेजेमनी के आइडिया को, और यही आइडिया हमें आगे चलकर क्रिटिकल थ्योरी के मेजर स्कॉलर्स की राइटिंग में भी देखने को मिलेगा। क्रिटिकल थ्योरी को हम फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 1923 में फ्रैंकफर्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च के अंडर इसका एस्टैब्लिशमेंट कुछ मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस स्कॉलर के ग्रुप के थ्रू होता है। अगर हम क्रिटिकल थ्योरी के बेसिक थीम की बात करें तो क्रिटिकल थ्योरी डिफरेंट सोशल थ्योरी के क्रिटिक के फॉर्म में एमर्ज होता है, और यही सोशल साइंस में हमें डिफरेंट स्कॉलर्स की राइटिंग में देखने को मिलता है, जिन्हें हम फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन स्कॉलर्स के फॉर्म में स्टडी करते हैं। फर्स्ट जनरेशन स्कॉलर में एडर्नो, हर्कहाइमर और हर्बर्ट मार्क्यूस जैसे स्कॉलर्स आते हैं। वहीं सेकेंड जनरेशन स्कॉलर में हैबरमास एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर है। लेकिन जब हम क्रिटिकल थ्योरी की स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस में करते हैं तब रॉबर्ट कॉक्स और एंड्रयू लिंकलेटर जैसे स्कॉलर्स के आइडिया की स्टडी करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि क्रिटिकल थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस में हम रॉबर्ट कॉक्स और एंड्रयू लिंकलेटर के आइडियाज़ की स्टडी करते हैं। अब हम क्रिटिकल थ्योरी के की आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें फर्स्ट है क्रिटिकल थ्योरी नॉलेज और पॉलिटिक्स के बीच लिंकेज को शो करता है। दैट मीन्स क्रिटिकल थ्योरी का मानना है जो नॉलेज होता है वो पॉलिटिक्स को शेप देता है। इसमें सेकंड पॉइंट है क्रिटिकल थ्योरी वर्ल्ड में इमेंसिपेटरी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। मतलब वर्ल्ड में जितने भी तरह के एक्सप्लॉइटेशन है, डोमिनेशन है, उन सब को ख़त्म करने की बात करता है। वहीं इसमें थर्ड पॉइंट है क्रिटिकल थ्योरी स्टेट सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करता है, क्योंकि क्रिटिकल थ्योरी का मानना है कि स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो ह्यूमन और पॉलिटिकल कम्युनिटी के बीच एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है। इससे वर्ल्ड में बहुत सारी बाउंड्रीज़ क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टेट होंगे उतनी ज़्यादा बाउंड्रीज़ होगी, और बाउंड्रीज़ क्रिएट होने से ह्यूमन का जो एक्चुअल फ्रीडम है वो मिनिमाइज हो जाएगा। इसमें फोर्थ पॉइंट है क्रिटिकल थ्योरी एम्फसाइज्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसका मतलब ये है कि क्रिटिकल थ्योरी का मेन फोकस ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन फ्रीडम होता है। इसका मेन फोकस ह्यूमन को ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस प्रोवाइड करना होता है, ह्यूमन वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करना होता है, ह्यूमन के वेलफेयर को इंश्योर करने की बात करना होता है। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी एम्फसाइज्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन जिसका सेंटर पॉइंट होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में क्रिटिकल थ्योरी की स्टडी करते हैं तब हम टू स्कॉलर्स की राइटिंग पर फोकस करते हैं, जो है रॉबर्ट कॉक्स और एंड्रयू लिंकलेटर। अब हम इनके आइडिया को वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ रॉबर्ट कॉक्स ग्रामसी से इन्फ्लुएंस्ड अप्रोच का यूज़ करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। रॉबर्ट कॉक्स अपने आइडिया को 1981 में अपने आर्टिकल सोशल फोर्सेस स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर में एक्सप्रेस करते हुए कहते हैं थ्योरी इज़ ऑलवेज फॉर समवन फॉर सम पर्पस, जिसका मतलब यह है कि थ्योरी किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में किसी खास पर्पस के लिए बनाई जाती है। अब ये इनका जो पूरा कोट है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम मेन स्ट्रीम थ्योरी रियलिज्म या लिबरलिज्म को देखें तो वो एक खास पर्पस फुलफिल करती है। रियलिस्ट अप्रोच पावर के मैक्सिमाइजेशन की बात करता है, और अगर हम रियलिज्म का इंटरनेशनल रिलेशंस में एमर्जेंस का टाइम देखें तो वो 1950s का डिकेड था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्रीज़ एमर्ज हो रहे थे, जो कहीं ना कहीं अपने एमर्जेंस को जस्टिफाई करने के लिए वर्ल्ड को रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं अगर हम न्यू लिबरलिज्म की बात करें तो इसका एमर्जेंस हमें 1980s के टाइम पे दिखता है, जहां वेस्टर्न कंट्रीज़ वर्ल्ड में अपने इकोनॉमिक गेन को इंक्रीज़ करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, प्राइवेटाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश कर रही होती है न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के थ्रू। तो यहाँ रॉबर्ट कॉक्स इस कोट के थ्रू वो इन मेन स्ट्रीम थ्योरी को क्रिटिक कर रहे होते हैं और ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी थ्योरी न्यूट्रल नहीं होती, ये
सारी थ्योरीज जो होती हैं वो किसी न किसी खास पर्पस को सर्व कर रही होती हैं, और इस तरह इन मेन स्ट्रीम थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए जो रॉबर्ट कॉक्स हैं वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क डेवलप करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि कोई भी थ्योरी जो है वो यूनिवर्सल नहीं हो सकती, और कोई भी थ्योरी जो है वो टाइम, सर्कमस्टेंसेस, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग बदल सकती है। इसलिए कॉक्स उन सारी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं जो वर्ल्ड में स्टेटस को मेंटेन करती थी, या फिर हेजेमनी क्रिएट करती थी, या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही थी, या कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, और इन्हीं को पूरा जस्टिफाई करते हुए कॉक्स कहते हैं कि जो रियलिज्म है, न्यू रियलिज्म है, या न्यू लिबरलिज्म है, ये जो सारी मेन स्ट्रीम थ्योरीज होती हैं वो प्रिवेलिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसे मेंटेन कर रही होती हैं इन द फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। जितनी भी आप मेन स्ट्रीम थ्योरी को देखेंगे वो सारी थ्योरी कहीं ना कहीं डेवलप कंट्री के फेवर में काम कर रही होती हैं, और इसी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर रॉबर्ट कॉक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी और क्रिटिकल थ्योरी के बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं। कॉक्स ये बताते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी होती है वो वर्ल्ड में जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है या सोशल जो ऑर्डर होता है उसे मेंटेन करने की कोशिश करती है, और जब इस सिस्टम में कोई क्राइसिस जैसी सिचुएशन एमर्ज होती है तब उसे दूर करने के लिए कोई नया स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती, बल्कि उसी स्ट्रक्चर के अंदर उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करती रहती है ताकि जो स्टेटस को वाली सिचुएशन है वो मेंटेन होती रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रियलिस्ट थ्योरी की बात करें या न्यू रियलिस्ट थ्योरी की बात करें तो ये हमेशा से स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं और पावर मैक्सिमाइजेशन की बात करती हैं। तो इस तरह ये जो थ्योरी है वो आपको हमेशा डेवलप्ड कंट्री या पावरफुल कंट्री के फेवर में दिखाई देंगी, और अगर कोई क्राइसिस की सिचुएशन आ भी जाए तब रियलिस्ट फ्रेमवर्क में ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी होती है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉक्स। अब हम देखेंगे कि कॉक्स क्रिटिकल थ्योरी को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। कॉक्स कहते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी हिस्टोरिकल मेटलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है जो हमेशा सोसाइटी में रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है, ताकि वर्ल्ड में ह्यूमन की जो ग्लोबल कंडीशन है या जो डेमोक्रेसी की कंडीशन है या फ्रीडम है उसे इन्हेंस किया जा सके। वहीं क्रिटिकल थ्योरी कभी भी क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए एग्जिस्टिंग ऑर्डर को चेंज करने की बात करती है, क्योंकि क्रिटिकल थ्योरी का काम ही है एग्जिस्टिंग ऑर्डर को क्वेश्चन मार्क करना, उसे चेंज करने की बात करना। ठीक है, तो इस तरह हमने कॉक्स के डिस्टिंक्शन को समझा और ये जाना कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी होती है या जिसे हम मेन स्ट्रीम थ्योरी भी कहते हैं, इसका काम एग्जिस्टिंग ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, जबकि क्रिटिकल थ्योरी एग्जिस्टिंग ऑर्डर को चेंज करने की बात करता है। अब हम क्रिटिकल थ्योरी के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर एंड्रयू लिंकलेटर के आइडिया को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ ब्रीफ में हैबरमास के आइडिया को डिस्कस करूँगी। हैबरमास कहते हैं कि रेडिकल डेमोक्रेसी या वेस्टर्न डेमोक्रेसी से ही ह्यूमन का इमेंसिपेशन या ह्यूमन का अल्टीमेट फ्रीडम पॉसिबल नहीं है, बल्कि हमें ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा जहाँ पीपल का पार्टिसिपेशन एक्सट्रीम लेवल पे हो। मतलब जो ह्यूमन है उनका पार्टिसिपेशन सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लेवल पे भी हो, और साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि जो पार्टिसिपेशन है उसमें कौन कौन से बैरियर्स आ रहे हैं जो लोगों के पार्टिसिपेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह हैबरमास का आइडिया ये कहता है कि जो ह्यूमन के फ्रीडम में जो भी बैरियर्स आ रहे हैं उसे हटाना किस तरह है। ठीक है, और इस तरह उन बैरियर्स को हटाकर हम ह्यूमन का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये था इनका बेसिक आइडिया। अब इसी हैबरमासियन पर्सपेक्टिव को इंटरनेशनल रियलिज्म में अप्लाई करते हैं एंड्रयू लिंकलेटर। एंड्रयू लिंकलेटर के आइडिया को समझने से पहले हम इनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट है बियॉन्ड रियलिज्म एंड मार्क्सिज्म, एंड सेकंड है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। और इन्हीं दो राइटिंग्स में हमें इनका क्रिटिकल थ्योरी का आइडिया देखने को मिलता है। लिंकलेटर हैबरमास के आइडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और उनके कुछ आइडियाज़ को इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज़ करते हुए इमेंसिपेशन को डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं कि
इंटरनेशनल रिलेशंस में इमेंसिपेशन तभी अचीव हो सकता है जब हम पॉलिटिकल कम्युनिटी की डेफिनेशन को एक्सपैंड करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या होती है। तो आप इसे ऐसे समझिए कि जब किसी कम्युनिटी में सेल्फ रूल की फीलिंग होती है, साथ ही साथ उस कम्युनिटी के मेंबर्स आपस में पावर और रिसोर्स शेयरिंग में कोलैबोरेट करते हैं और उस कम्युनिटी के ऊपर किसी और ग्रुप का कोई डोमिनेशन नहीं होता है, तो हम उसे पॉलिटिकल कम्युनिटी के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अब आप इसे एक स्टेट के एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, या स्टेट को आप पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरह ले सकते हैं। ठीक है। अब लिंकलेटर कहते हैं कि इमेंसिपेशन तभी पॉसिबल है जब स्टेट के बॉर्डर्स का मॉरल और इथिकल सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाए, और जैसे ही स्टेट के बॉर्डर का जो मॉरल और इथिकल सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही हम पार्टिसिपेशन के लेवल को बढ़ा पाएंगे और पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो डेफिनेशन है वो एक्सपैंड हो जाएगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कोई एक सॉवरेन कंट्री है या जो सॉवरेन स्टेट है, वहाँ पे राइट्स, ऑब्लिगेशंस, फ्रीडम, ठीक है, सिटीजनशिप, ये सभी उस स्टेट के सिटीज़न तक ही लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन में बैरियर हो गया। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर सॉवरेन स्टेट का जो बॉर्डर है वो वर्ल्ड के दूसरे ह्यूमन के पार्टिसिपेशन में बैरियर बन गया। इस तरह जो राइट्स थे, फ्रीडम थे और जो ह्यूमन सिक्योरिटी थी, वो केवल एक पर्टिकुलर बाउंड्री में रहने वाले लोगों को मिली। ठीक है, बाउंड्री से बाहर रहने वाले लोगों को इससे वंचित कर दिया गया। इसलिए लिंकलेटर एक ऐसी पॉलिटिकल कम्युनिटी की बात करते हैं जहां हर व्यक्ति को सेम राइट्स मिले, सेम ड्यूटीज़ मिले, ऑब्लिगेशन भी सेम मिले जो एक सिटीज़न को मिलते हैं, और यहाँ पर पार्टिसिपेशन में कोई भी बॉर्डर किसी ह्यूमन को रेस्ट्रिक्ट ना करे, मतलब ह्यूमन सुप्रीम हो, ना कि किसी स्टेट का बॉर्डर या स्टेट की सॉवरेनिटी। और अपने इसी एनालिसिस के बेसिस पर लिंकलेटर यूरोपियन यूनियन को इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो वहाँ ओपन बॉर्डर है, सॉवरेनिटी कुछ हद तक लिमिटेड कर दिया गया है पर हर स्टेट का, तो इसलिए वो ईयू को एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि एंड्रयू लिंकलेटर वर्ल्ड में एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन को राइट्स मिले, ह्यूमन सिक्योरिटी मिले, ह्यूमन फ्रीडम मिले, और जितना ही हम ह्यूमन को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे, हम उतना ही इमेंसिपेशन के करीब पहुँच पाएंगे। तो ये था पूरा क्रिटिकल थ्योरी का आइडिया। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने इसे बहुत ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।